नमस्कार। आत्मदीपो भव की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है निष्पाप कलंक। सरला पटना सचिवालय में टाइपिस्ट का काम करती है। रोज आरा से पटना जाना और वापस पटना से आरा आना करीब 2 घंटे का सफर है। ट्रेन से फिर भी सोमवार से शनिवार हर दिन सफर करके वह थकन से भर जाती है, पर काम तो काम है, करना ही है। आरा में अपना छोटा सा मकान है जिसमें वह अकेली ही रहती है। अक्सर सुबह 7 बजे जब मैं दूध लेने निकलती तो उसे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जाते हुए देखती। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। सरला का आकर्षक चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ रंग, बड़े बड़े बाल मुझे बहुत भाते थे। बड़ा सा पर्स लेकर जब वह चलती तो उसकी चोटियां कमर पर बल खाती जाती थी, जो बहुत ही सुंदर लगती थी। धीरे धीरे मैं सरला से मित्रता करने का प्रयास करने लगी। रविवार का दिन था। सरला अपना बाल धोकर सुखा रही थी। तभी मैं कोफ्ते की कटोरी लेकर पहुंची और कहा, मैंने आज कटहल का कोफ्ता बनाया है, आप खाना पसंद करेंगी? उसने मुस्कुराकर कटोरी ले ली और साथ चाय पीने का आग्रह किया। मैंने मना नहीं किया। उसने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग इस मोहल्ले में आए हैं? मैंने कहा, हाँ, मेरे पति आरा के मुसक मजिस्ट्रेट हैं, अभी अभी तबादला हुआ है। अच्छा, सरला ने सिर हिलाया। मैंने कहा, मैं तुलिका पांडे हूँ, आप फुर्सत में मेरे घर आइए। सरला ने भी अपना छोटा सा परिचय दिया और हम फिर से मिलने का वादा करके अपने अपने घर को चले गए। सरला एक 30-35 वर्ष की महिला, बिल्कुल अकेली, परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं था। क्या बात हो सकता है? कई सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, जिसका जवाब मुझे सरला ही दे सकती थी। मोहल्ले की अन्य स्त्रियां उसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। सभी कुछ उल्टी सीधी बातें करती रहती थी, लेकिन इन बेकार की बातों को सरला की निश्चल मुस्कान गलत साबित कर रही थी। कोई कहता विधवा है, कोई कहता पति ने छोड़ दिया है, कोई कहता घर छोड़कर भागी हुई औरत है। मोहल्ले के कुछ मंचले कलुषित विचार वाले पुरुष उसे गंदे इशारे भी कर दिया करते थे, जिससे वह चुपचाप सह लेती थी। उसके पास शायद कोई चारा नहीं था। ट्रेन की सफर में भी अक्सर जानबूझकर कुछ मंचले युवक उसके अगल बगल बैठकर उल जलूल बातें किया करते थे, जिससे भी वह नजरअंदाज कर देती थी। मन में यही सोचती कि दुनिया वालों को तो मैं बदल नहीं सकती, चलो खुद को ही मजबूत रखूंगी, बेअसर रहूंगी। पर ऐसा होता नहीं है। असर तो पड़ता ही है दिल और दिमाग पर। मेरी अच्छी मित्रता हो चुकी थी सरला के साथ। अब वह हर बातें मुझसे बांटने लगी थी। उसका मन हल्का हो जाता था और मुझे भी एक अच्छी सखी मिल गई थी। मैं भी बहुत खुश थी। मोहल्ले की सारी औरतें मेरी और सरला की मित्रता से परेशान थी। रमा भाभी जी मुझे समझाने आई, ये अच्छे चरित्र की नहीं है, इसे दोस्ती मत करो, पछताओगी। मैंने उनकी बातों को हंसी में डाल दिया, क्योंकि मुझे सरला के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका था। सरला ने अपनी मर्जी से शादी की थी प्रकाश के साथ। दोनों साथ साथ बक्सर की कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं दोस्ती हुई और अंतरजातीय विवाह दोनों ने मंदिर के प्रांगण में रचा लिया था। प्रकाश के पास अच्छी नौकरी थी, पटना में पहली पोस्टिंग हो गई। सरला ने भी कंप्यूटर कोर्स किया और वह भी वहीं कार्यरत हो गई। परिवार वालों की नाराजगी दोनों ने ही झेल पाए और बक्सर से आरा शिफ्ट हो गए। प्रकाश ने एक छोटा सा घर आरा में खरीद लिया था और दोनों ने वहीं अपनी गृहस्थी शुरू कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों साथ साथ आते जाते हंसी खुशी समय बिता रहे थे। एक दिन उनके जीवन में भूचाल आ गया। प्रकाश की हत्या हो गई। वह अपने मित्र के विवाह समारोह से लौट रहा था, तभी किसी ने उसे गोली मार दी। यह सब बताते बताते सरला फक फक कर रो पड़ी। किसने और क्यों? तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? किया था, उसी की सजा तो आज तक भुगत रही हूँ, सरला ने बताया। प्रकाश के परिवार वालों ने मेरे ऊपर ही सारा दोष मढ़ दिया। शायद मेरे भाइयों का हाथ रहा होगा प्रकाश की हत्या में, पर मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, सरला ने मुझे बताया। प्रकाश की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जो जो सवाल सरला से पूछे गए, वे आज भी कलंक की तरह उससे चिपके हुए थे। सच्चाई से दुनिया को मतलब ही कहाँ है। बस किसी ने अफवाह फैला दिया और एक नारी को बेवजह कलंक झेलना पड़ रहा है। अगर सरला के भाई दोषी हैं तो वे लोग ही सरला के इस हाल के जिम्मेदार हैं। अगर दूसरे जाति का लड़का स्वीकार नहीं तो अपनी बहन का रोज यूं चारित्रिक हनन का आरोप बर्दाश्त क्यों? समाज की ऐसी मानसिकता इतनी विकृत। अपनी बहन बेटी के साथ अगर कोई भाई बंधु ऐसा करेंगे तो नारी का क्या होगा? और नारी भी तो नारी की दुश्मन ही होती है, ऐसा मैंने सुना था, जो आज देख भी लिया।
कम से कम एक स्त्री के सम्मान की रक्षा तो एक स्त्री को करनी चाहिए। पर नहीं, मैंने सरला के जीवन में थोड़ी बहुत खुशी लाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, प्रकाश के गए तो 8 वर्ष बीत गए हैं, तुम अपना जीवन फिर से शुरू क्यों नहीं करते? पुनर्विवाह? नहीं नहीं, जब एक से सुख नहीं मिला तो दूसरे से मिलेगा क्या गारंटी है? और प्रकाश, उसे मैं कैसे भूल पाऊंगी? मैंने उसे समझाया, दूसरा विवाह करने के लिए अपने पहले साथी को भूलना पड़े यह तो जरूरी नहीं। जहाँ भी विवाह करोगी सब कुछ बताकर ही तो करोगी, इसलिए अपने मन को तैयार करो। जीवन का सफर अकेले काटना बहुत मुश्किल है और इतने ताने सुनकर कैसे रह पाओगी? ताने तो 8 वर्षों से सुन रही हूँ, अब मुझ पे असर नहीं होता। गंदे समाज के गंदे लोग, अच्छाई की खाल ओढ़े गंदे लोग, मैं उनकी बातों को जूते तले रोंद कर जी लूंगी। इनकी बातों से के डर से अगर मैं शादी रचा लूं तो अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो भी नरक। उसने साफ मना कर दिया। 2 वर्ष बाद मेरे पति का ट्रांसफर हो गया और हम देवघर शिफ्ट हो गए। मुझे सरला से काफी लगाव हो गया था, इसलिए मैं कभी कभार उसे फोन कर लिया करती थी। मेरे आने के बाद उसने शायद मेरी बातों पर गौर किया और उसने दोबारा विवाह करने का मन बनाया। उसने अखबार में एक विज्ञापन दे दिया, एक विधवा स्त्री को पति चाहिए जो एक पुत्री का पिता हो और विधुर हो। विज्ञापन देने के 1 महीने के बाद ही उसे उसका पति मिल गया था। उसके लिए गुजरात के एक व्यापारी घर से बहुत अच्छा रिश्ता आया था जो 2 बच्चियों का पिता था। सरला ने उसके साथ पुनर्विवाह रचाया और वह बहुत खुश थी। सरला के जीवन अब खिल चुका था, महक उठा था, चहक उठा था। 2 बेटियां, व्यापारी पति और खुशहाल परिवार। आज उसका कलंक धुल चुका था और निष्पाप हो चुका था। आत्मदीपो भव। धन्यवाद।